दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं केनेथ एंडरसन की एक और नई सीरीज़ जिसका नाम है द कॉल ऑफ द मैन ईटर। और इस सीरीज़ की पहली ही कहानी का नाम भी है द कॉल ऑफ द मैन ईटर। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि एक सुहावनी शाम थी और मैं बैठा हुआ था बरामदे में जोलडालू फॉरेस्ट बंगलो के। मैं एक आराम कुर्सी पर बैठा हुआ था और मेरे दोनों पैर थे सामने मौजूद टेबल के ऊपर और मैं पी रहा था अपना पसंदीदा पाइप और इसी के साथ मैं सुन रहा था जंगल से आता हुआ मधुर संगीत, यानी डियर की कॉल, जानवरों की आवाज़ें और चिड़ियाओं की चहचहाहट। और जब मैं ये आवाज़ें सुन रहा था, इसी बीच एक जानी पहचानी आवाज़ आई जो थी सुप्रीम ऑफ द जंगल यानी टाइगर की। अब जैसे ही एंडरसन ने ये आवाज़ सुनी तो फ़ौरन इनके दिलो दिमाग में छवि बननी शुरू हो गई उस व्यक्तित्व की जिसकी थी ये आवाज़। भीमकाय शरीर, लाल रंग में काली धारियाँ, कानों पर सफ़ेद निशान और पेट का रंग भी सफ़ेद। और क्योंकि ये था जंगल का राजा तो इसकी गर्व से और घमंड से भरी हुई चाल कि कैसे वो शान से सीना तान कर चल रहा है अपनी टेरिटरी में, यानी अपनी सल्तनत के अंदर। अब एंडरसन कहते हैं कि उस टाइगर के बारे में इतना सोचना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब टाइगर जंगल में मिलता है तो इतना कुछ देखने का वक्त ही नहीं होता, क्योंकि जब भी टाइगर से जंगल में किसी का सामना होता है तो वो होता है एक काले साए के रूप में, एक परछाई जो बिजली की रफ्तार से हमला करके अपने शिकार को उठा ले जाती है और इसके बाद वो हो जाती है नज़रों से ओझल। और इतना सब कुछ देखना मुमकिन भी होता है जब आपके पास मौजूद हो एक टॉर्च। और अगर रात के वक्त में आपके पास टॉर्च नहीं है तो घुप अंधेरे में आपको कुछ भी नज़र नहीं आता, लेकिन आपको पता होता है कि आसपास टाइगर मौजूद है, क्योंकि वो बार बार दहाड़ कर आपको चेता रहा होता है और ये याद दिला रहा होता है कि आप हैं उसकी सल्तनत के अंदर। और ये जो शेर की दहाड़ होती है धरती हिला देने वाली, ये सुनकर इंसान को तो लकवा ही मार जाता है और कई लोग तो बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। लेकिन अगर कोई जंगल प्रेमी है जो जंगल में घूमता है और जंगल से प्यार करता है और जंगल को अच्छी तरह से जानता है तो वो पहचान जाता है, क्योंकि वो हर एक आहट को पहचानता है जो भी जंगल में होती है, चाहे वो टहनियाँ टूटने की हो या फिर हो पत्ते चरमराने की आवाज़। जनरली टाइगर पूरी कोशिश करता है कि किसी भी बैठे हुए इंसान को उसके आने की आहट ना मिले या फिर किसी शिकारी को, क्योंकि टाइगर खुद ही एक शिकारी होता है और वो भी काफ़ी माहिर शिकारी, इंसानों से कहीं ज़्यादा ताकतवर, कहीं ज़्यादा तेज़, ज़्यादा चालाक और ज़्यादा माहिर। और जो चीज़ इसे और भी ज़्यादा ख़तरनाक बनाती है वो है इसकी आँखें और इसके कान। हालांकि इसकी नाक कमज़ोर होती है, लेकिन उसकी भरपाई इसकी दो बची हुई शक्तियाँ पूरी कर देती हैं। रात में टाइगर इंसानों से 6 या 7 गुना ज़्यादा शीघ्रता से देख पाता है और इसकी सुनने की क्षमता के बारे में तो छोड़ ही दीजिए। कई 100 गज की दूरी से भी ये छोटी से छोटी आहट को भी पकड़ लेता है, यानी इसकी टेरिटरी में दूर दूर तक क्या हो रहा है उसकी खबर इसकी आँखें और इसके कान इसे दे देते हैं। और अगर कोई शिकारी या फिर कोई आदमी टाइगर को देखने की चाह में किसी पेड़ पर बैठा हो और वो थोड़ा नीचे की शाख पर बैठा हो तो उसे ग्रीनिश सी सड़े हुए पत्तों की बेहद ही तीव्र बदबू आएगी। और यही गंध होती है एक टाइगर की, क्योंकि वो होता है प्योर कार्निवोरस। और जब ये गंध उस पेड़ पर बैठे व्यक्ति को आएगी तो उसी वक्त वो सबसे पहले
अपने परमात्मा को याद कर लेगा, वो भी आंखें खोलकर, क्योंकि ऐसे हालात में वो चाहकर भी अपनी आंखें एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं कर सकता। यानी डर के मारे वो अपनी पलक भी नहीं झपकेगा, क्योंकि ये गंध सूंघकर उसे पता चल चुका होगा कि उसके नीचे कौन आ गया है। हालांकि टाइगर उसे नहीं सूंघ पाएगा, लेकिन टाइगर उसे सुन और देख ज़रूर सकता है। टाइगर तब ही आपको दिखता है जब वो आपको दिखना चाहता है, क्योंकि अगर वो आपको नहीं दिखना चाहेगा तो आप उसे कभी देख भी नहीं पाएंगे। और अगर टाइगर ने उस देखने वाले को देख लिया तो फिर वो देखने वाला आगे कुछ देखने लायक बचेगा ही नहीं। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि जिस टाइगर की दहाड़ मैं सुन रहा था यहाँ बैठे बैठे, वो कोई आम टाइगर नहीं था, वो था एक मैन ईटर। और इसीलिए इस कहानी का नाम है द कॉल ऑफ द मैन ईटर। अब एंडरसन कहते हैं कि कहानी सुनने वालों के मन में एक सवाल ज़रूर आएगा कि जब टाइगर इतना ताकतवर है तो वो फिर दहाड़ कर अपनी प्रेजेंस क्यों फील करवा रहा है। और ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन इसका जवाब एंडरसन के पास भी नहीं है। लेकिन फिर भी इशारतन एंडरसन एक बात कहते हैं कि जिस तरह बड़े बड़े ताकतवर लोग, योद्धा, वीर और सूरमा अपनी ताकत को छिपाकर नहीं रख पाते, शायद टाइगर भी इसी तरह अपनी ताकत को छिपाकर नहीं रख पाता। और जिस तरह कामयाब और ताकतवर इंसान अपनी अचीवमेंट्स का ढिंढोरा पीटते रहते हैं, उसी तरह से टाइगर भी काफ़ी ईगोइस्टिक होता है, जो जंगल में अपनी गर्जना सुनाकर सबको ये बताता है कि मैं इस जंगल का राजा हूँ। टाइगर बार बार अपनी ताकत का ऐलान करता रहता है ज़ोरदार दहाड़ के रूप में, और खुद ही अपनी गूंजती हुई दहाड़ को सुनकर खुश होता है। और वो खुश इसीलिए भी होता है कि जो भी उसकी दहाड़ सुन रहा है वो डर के मारे थरथराने लगता है। और टाइगर को अपने जन्म से ही इस बात का एहसास हो चुका होता है कि उसकी दहाड़ कितनी खतरनाक होती है। और एंडरसन कहते हैं कि जिस तरह जब हम अकेले होते हैं तो हमें तलाश होती है एक साथी की, ठीक उसी तरह टाइगर भी ज़ोर ज़ोर से दहाड़ कर फीमेल्स को अट्रैक्ट करता है। और जिस तरह इंसान खाना खाने के बाद टहलने जाते हैं, टाइगर भी टहलता है। और शायद जिस तरह इंसान गाना गाना पसंद करते हैं टहलते हुए, टाइगर दहाड़ता है टहलते हुए। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि शायद मैंने आपको कहानी ठीक से सुनानी शुरू नहीं की है। तो अब एंडरसन कहते हैं कि मैं मौजूद था जोलडालू के फॉरेस्ट बंगलों में, और इस टाइगर की दहाड़ सुनने के बाद मैं ये सोचने लगा कि ये टाइगर यहाँ पर क्यों है। अब ये जो फॉरेस्ट बंगलो था, ये था शिमोगा डिस्ट्रिक्ट से 12 मील की दूरी पर। अब एंडरसन कहते हैं कि इस इलाके में बाबा बुदान्स की माउंटेन रेंजेस हैं, जहाँ पर माइनिंग होती है आयरन यानी लोहे की। और जब माइनिंग के लिए ब्लास्ट किए जाते हैं तो उसकी उड़ती हुई धूल देखी जा सकती है पास में ही स्थित एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, जिसका नाम है भद्रावती। अब ये जो फॉरेस्ट बंगलो है जोलडालू, ये भद्रावती से भी 15 माइल्स की दूरी पर है। और भद्रावती से चीतल दुर्ग जाने वाले रास्ते पर ये गेस्ट हाउस है, यानी ये फॉरेस्ट बंगलो जोलडालू का। अब ये फॉरेस्ट बंगलो जो है जोलडालू का, ये चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है, बेहद ही घने जंगल। और यहाँ से ठीक 10 मील की दूरी पर गुंजूर में एक दूसरा फॉरेस्ट बंगलो भी है। अब एंडरसन कहते हैं कि मैंने पहले भी कई बार उस गुंजूर वाले फॉरेस्ट बंगलो में स्टे किया है। और गुंजूर जाने वाली जो रास्ता है उसके लिए एंडरसन एक ही वर्ड बोलना चाहेंगे, एकदम घटिया, क्योंकि ये रास्ता बेहद ही ख़राब था। अब एंडरसन कहते हैं कि मैं अपनी दोनों कारों से यहाँ पर जा चुका हूँ,
एक कार थी इनके पास, फोर्ड की मॉडल T4, जो बहुत धीमी चलती थी, और दूसरी थी स्टडबेकर। अब एंडरसन बोलते हैं कि जब भी मैं अपनी कार से यहाँ पर गया तो रास्ते भर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए गया कि कहीं कोई बोल्ट ना टूट जाए या फिर टूट ना जाए कार का एक्सल। लेकिन दोनों बार ही मैं सफलतापूर्वक उस फॉरेस्ट बंगलो तक पहुंच गया और मेरी कारों को भी कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सफ़र बहुत ही खतरनाक और थका देने वाला था। अब ये जो गुंजूर फॉरेस्ट बंगलो का केयर टेकर था, ये काफ़ी बूढ़ा हो चुका था और इस केयर टेकर की एक 12 साल की बच्ची भी थी। इस बच्ची को कार देखने का बहुत शौक़ था और बंदूकें देखने का भी बहुत शौक़ था। जब भी एंडरसन वहाँ जाते थे तो ये बच्ची उनकी गाड़ियों को देखा करती थी और फिर देखा करती थी उनकी राइफ़ल्स को। ये बच्ची एंडरसन की बहुत हेल्प किया करती थी, पानी भर कर लाकर उन्हें देती थी और उनके लिए खाना भी लगाया करती थी। अब देखते ही देखते ये बच्ची हो गई थी 17 साल की और अब इसकी शादी तय हो गई थी जोल डाल के ही एक व्यक्ति से जो वहीं रहता था। अब एक दिन ये लड़की पानी भरने गई। अब क्योंकि ये लोग रहते थे फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के बगल में ही मौजूद आउट हाउस में, वहाँ इसका बूढ़ा बाप इसका इंतज़ार कर रहा था। इतने में ही लड़की की चीखें सुनाई दी। क्योंकि अब इस बूढ़े आदमी के पास कोई बंदूक नहीं थी तो इसने कुल्हाड़ी लेके जाने का फ़ैसला किया और दौड़ता हुआ पहुंच गया कुल्हाड़ी लेकर उस जगह पर। उसने देखा कि उसकी बेटी यहाँ पर नहीं है। अब उसकी बेटी की चीख की आवाज़ जिस दिशा से आ रही थी, ये दौड़ा उसी तरफ तो इसने देखा कि एक टाइगर इसकी बेटी को मुंह में दबाकर ले जा रहा है। ये आदमी ज़ोर से चिल्लाया कि मेरी बेटी को छोड़ दो और उसी पल टाइगर ने इस आदमी की तरफ देखा। ये आदमी फिर चिल्लाया कि मेरी बेटी को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें फाड़ दूंगा। अब टाइगर की आदत होती है अपने शिकार को डरा कर मारने की, लेकिन टाइगर ये बात नहीं झेल पाता कि जब उसे कोई ललकार रहा हो। अब क्योंकि ये व्यक्ति चिल्ला रहा था उस टाइगर पे, वो टाइगर भी मुड़कर इसी की तरफ देख रहा था और उसके मुंह में दबी हुई थी इसकी बेटी। अब मैन ईटर के मन में एक डर होता है और इस बार ये टाइगर भी थोड़ा सा डर गया था। लेकिन क्योंकि ये काफ़ी भूखा था, ये अपना शिकार छोड़ना नहीं चाहता था, तो इस टाइगर ने अपने कदम तेज़ कर दिए। अब लड़की का बाप चिल्लाता रहा और टाइगर तेज़ी के साथ आगे बढ़ता रहा और इस वक्त तक वो लड़की ज़िंदा थी और चिल्ला रही थी। लेकिन उसका बाप उसे बचा नहीं पाया और टाइगर जिसकी ज़िद थी कि वो लेकर ही जाएगा इस लड़की को, तो वो ले गया और धीरे धीरे उसकी चीखें बंद होनी शुरू हो गईं और इसके बाद हो गया सन्नाटा। और उस लड़की का जो बूढ़ा बाप था उसने एंडरसन को बताया कि फिर कभी उस लड़की के कोई अवशेष नहीं मिले। यानी ये टाइगर उस 17 साल की लड़की को पूरा निगल गया था। अब इसके कुछ ही दिनों बाद एंडरसन को बताया गया कि एक लड़का मछली पकड़ने गया था और एंडरसन कहते हैं कि इस दिन इस लड़के की किस्मत अच्छी भी थी और बहुत बुरी भी। अच्छी इसीलिए थी कि इसकी बाल्टी मछलियों से भर चुकी थी क्योंकि इसे बहुत सारी मछलियां मिल चुकी थी, और बुरी इसीलिए कि वहाँ सिर्फ इसकी बाल्टी ही मिली, लड़का मिला ही नहीं। अब ये लड़का जब इसे मछलियाँ मिलने लगी थी तो ये लालच में और देर तक बैठा रहा और तब तक बैठा रहा जब तक अंधेरा नहीं हो गया, और अंधेरा होते ही जंगली जानवरों के निकलने का वक्त हो जाता है और इसी वक्त टाइगर भी निकलता है। अब क्योंकि ये लड़का घर नहीं पहुंचा था तो इसका बाप और इसका भाई इसे ढूंढने आए। इसका बाप बेहद ही गुस्से में था और वो सोच रहा था कि अब तक घर क्यों नहीं आया है, ये एक बार मिल जाए फिर इसको पीट कर इसकी अकल ठिकाने लगा दूंगा। लेकिन जैसे ही इसका भाई और इसका पिता वहाँ पहुँचे तो वहाँ इसकी मछलियों से भरी बाल्टी मिली
और मछली पकड़ने वाली इसकी रॉड मिली जो थी बांस की बनी हुई, मगर इन्हें वो लड़का नहीं मिला। अब ये लोग अपने साथ लेकर गए थे एक लालटेन, और उस लालटेन की हल्की सी रोशनी में इन्हें ज़मीन पर दिखे टाइगर के पंजों के निशान। वो निशान आ रहे थे जंगल की तरफ से, और कीचड़ में भी काफ़ी सारे पगमार्क्स छपे हुए थे और वापस जा रहे थे जंगल की तरफ। और ये लोग समझ चुके थे कि अब वो लड़का टाइगर के कब्ज़े में है, और शायद अब तक वो बन चुका है उसका निवाला। अब ये अंदाज़ा उन्हें इसीलिए लग गया था क्योंकि घास पर उन्हें कुछ काला काला दिखा। इन्होंने जब छू कर देखा तो वो काला नहीं लाल था, और वो था खून। और अब ये दोनों दौड़ पड़े गांव की तरफ। अब ये जो लड़का था ये था मैन ईटर का दूसरा शिकार। इसके बाद मैन ईटर ने एक तीसरा इंसानी शिकार भी किया, लेकिन इस तीसरे शिकार की ज़्यादा किसी ने चिंता नहीं की और ना ही इस पर ध्यान दिया, क्योंकि ये जो तीसरा व्यक्ति था ये था पागल। और ये इतनी बुरी तरह से पागल था, यानी मानसिक रूप से विक्षिप्त था, कि ये अपना नाम भी नहीं बता सकता था, और इसे कुछ भी नहीं पता होता था कि इसके चारों तरफ क्या हो रहा है। और ये तीसरा शिकार भी हुआ था जोलडालू के पास। अब ये जो पागल व्यक्ति था, बच्चे इसका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चों को रोका करते थे, और इस पागल को खाना भी गांव से मिल जाता था। और रात होने के बाद ये किसी के भी दरवाजे या आंगन में सो जाता था, और सुबह उठकर फिर से निकल जाता था घूमने। अब एक दिन लोगों ने दरवाजे खोले, लेकिन कहीं भी वो पागल किसी को भी नहीं दिखा। लोगों ने सोचा कि वो अपनी धुन में कहीं निकल गया होगा। इतने में ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को अपनी गश्त के दौरान बहुत सारे गिद्ध मंडराते दिखे एक जगह पर। अब इन लोगों ने सोचा कि शायद टाइगर ने किसी डियर का शिकार किया है, और क्योंकि अब गिद्ध वहां पहुंच गए हैं, इसका मतलब टाइगर वहां से चला गया है, और अगर उन बांस में कुछ बचा कुचा हो तो हम लोग भी उसे उठा लेते हैं। लेकिन जब ये लोग वहां पहुंचे, वहां किसी डियर का शरीर नहीं था, वहां पड़ा हुआ था खाया हुआ इसी पागल आदमी का शरीर। अब ये फॉरेस्ट वाले लोगों को इस तरह से पता चला था कि वो एक इंसान है कि वहाँ बगल में इसका सिर रखा हुआ था, और बस कुछ हड्डियाँ ही पड़ी हुई थी। उस सिर को देखकर ही इन्होंने अंदाज़ा लगाया था कि ये किसी इंसान के ही अवशेष हैं, और उस सिर का चेहरा देखकर ये समझ गए थे कि ये वही पागल व्यक्ति है। और उसी सिर के पास मौजूद थे ज़मीन में पड़ी रेत पर एक बहुत बड़े भीमकाय टाइगर के कदमों के निशान। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि अब तक मुझे नहीं पता था कि इस इलाके में कोई आदमखोर टाइगर भी है, और इन मौतों के बारे में भी मुझे नहीं पता था। अब एक दिन क्या होता है कि एंडरसन के दोस्त का एक परिचित इस इलाके से गुज़र रहा होता है। वो एक दिन रुकता है गुंजूर फॉरेस्ट बंगलों में, और उसके बाद जोलडालू में, तो उसे इन हत्याओं के बारे में पता चलता है। और जब वो बेंगलोर जाता है, और उसने ये सुन रखा था कि केनेथ एंडरसन ऐसे मैन ईटर टाइगर्स के पीछे जाकर उनका शिकार करते हैं, तो वो बेंगलोर में केनेथ एंडरसन से मिला। अब इस व्यक्ति का नाम था जो थॉमसन। जब जो ने एंडरसन को ये सारी कहानी सुनाई तो एंडरसन पहचान गए उस 17 साल की लड़की को। ये बात जैसे ही एंडरसन ने सुनी, उन्हें बेहद दुख हुआ। उन्होंने तुरंत टेलीग्राम करके वहाँ के रेंज ऑफिसर से पूछा, क्या उस गुंजूर बंगलों के केयर टेकर की बेटी को टाइगर के मारने वाली खबर सच है या झूठ। रिटर्न में टेलीग्राम आया कि सर, वो खबर सच है। अब जल्दी से केनेथ एंडरसन अपनी स्टड बेकर कार में बैठे और पहुंच गए गुंजूर, और वहां मिले उस केयर टेकर से। और फिर उस केयर टेकर ने रोते हुए अपनी दास्तान सुनाई केनेथ एंडरसन को। और इसी वक्त एंडरसन ने उस व्यक्ति से एक वादा किया कि वो उसकी मरी हुई बेटी की मौत का बदला ज़रूर लेंगे।
उस आदमखोर से। अब एंडरसन ने उस केयर टेकर से कहा कि कभी भी वो टाइगर अगर किसी को भी दिखे तो मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म की जाए। मैं जा रहा हूँ जोल्डालू के फॉरेस्ट बंगलो रुकने के लिए। अब उस केयर टेकर ने कहा कि आप गुंजूर में ही रुक जाइए, इसी फॉरेस्ट बंगलो में। लेकिन एंडरसन कहते हैं कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता था, क्योंकि मैन ईटर की हुई 2 वारदातें थी जोल्डालू में और एक ही की थी गुंजूर में। इसीलिए इन्होंने प्रेफर किया जोल्डालू के फॉरेस्ट बंगलो में रुकना। अब एंडरसन कहते हैं कि एक दूसरा कारण ये भी था कि जोल्डालू में मैं अपनी कार लेकर आया था, लेकिन गुंजूर में पैदल ही आना पड़ता था। तो अगर कुछ भी खबर मिलती तो जल्दी से मुझे आने के लिए अपनी कार की ज़रूरत थी। अब एंडरसन आ गए थे गुंजूर से निकलकर जोल्डालू फॉरेस्ट बंगलो और अब हो चुकी थी शाम। अब एंडरसन कहते हैं कि अंधेरा होने के बाद मैं कुछ ही देर में डिनर करके सोने ही वाला था, तो अचानक मेरा मन हुआ कि कुछ देर बरामदे में बैठता हूँ। वहाँ एंडरसन ने एक आराम कुर्सी पर बैठना पसंद किया और अपने दोनों पैर रख लिए सामने मौजूद टेबल के ऊपर और जला लिया अपना पाइप और सुनने लगे जंगल का मधुर संगीत, यानी जंगल से आने वाली जानवरों की आवाज़ें। और इसी बीच एक टाइगर की कॉल हुई और ये वही पल था जहाँ से ये कहानी शुरू होती है। और एंडरसन सोचते हैं कि आखिर ये टाइगर यहाँ पर क्यों है। अब एंडरसन कहते हैं कि जैसे जैसे उस टाइगर की कॉल मुझे सुनाई दे रही थी, मुझे याद आ रही थी वो बच्ची जो कितनी प्यारी थी। वो मेरी कार देखती थी, मेरी बंदूकों को देखा करती थी और अपनी मर्ज़ी से मेरे लिए पानी लाया करती थी, जो बहुत ही खुशी और एक्साइटमेंट के साथ अपनी शादी की तैयारियां कर रही थी। वो निवाला बन चुकी थी एक मैन ईटर टाइगर का, जिसकी आवाज़ मैं अभी सुन रहा हूँ। अब फिर से टाइगर की एक दहाड़ हुई और इसके बाद फिर एक और दहाड़, और धीरे धीरे ये दहाड़ कम होती चली गई, जैसे कि दूर जा रही हो। अब टाइगर की दहाड़ से दूरी का अंदाज़ा लगाकर एंडरसन ने ये सोच लिया कि वो जा रहा है गुंजूर की तरफ। और ये यही सोच रहे थे कि जिस पाथ से मैं अभी अभी चल कर आया हूँ और जिस पाथ से मैं गुंजूर जाता हूँ, ये टाइगर उसी पाथ से चल कर जा रहा है गुंजूर। अब एंडरसन ने डिसीजन लिया कि रात में जाना सुरक्षित नहीं है, तो कल सुबह जाया जाए और सुबह ही ये जाकर पता करेंगे कि वो टाइगर किस डायरेक्शन में गया है। अब एंडरसन कहते हैं कि रात भर मुझे ठीक से नींद नहीं आई मच्छरों की वजह से। अब सुबह होनी शुरू हो गई थी, लेकिन अभी पूरा उजाला नहीं हुआ था। और एंडरसन कहते हैं कि जब तक पूरा उजाला नहीं हो जाता मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि टाइगर का सबसे बड़ा हथियार ही होता है अंधेरा। अब एंडरसन उठ चुके थे और जल्दी जल्दी इन्होंने रात की बची हुई रोटियां खाईं और एक कॉफ़ी पी और निकल पड़े उस डायरेक्शन में जहां से इन्हें टाइगर की दहाड़ आ रही थी सुनाई। अब एंडरसन को ये पता था कि जैसे जैसे उजाला बढ़ेगा टाइगर घने जंगल में अंदर चला जाएगा आराम करने, और जब वापस अंधेरा होगा तो ये वापस निकल आएगा अपने शिकार की तलाश में। तो जब तक उजाला है एंडरसन सुरक्षित हैं। अब एंडरसन पहुंच गए उसी जगह पर जहां से रात में टाइगर दहाड़ रहा था। टाइगर एक पतली पगडंडी लेकर चला था और इसके बाद एक पहाड़ी नाले में कूद गया था, और फिर इस टाइगर ने वही रास्ता ले लिया था जहां से एंडरसन जाते थे गुंजूर की तरफ। यह टाइगर रास्ते के बीचों बीच से चल रहा था और भुरभुरी मिट्टी में मौजूद उसके एक डिनर प्लेट के बराबर के पंजों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। अब एंडरसन कहते हैं कि पग मार्क्स देखकर अब तक इन्हें पता नहीं चल रहा था कि यह टाइगर मैन ईटर है या नहीं, क्योंकि इसके पंजों के निशान से लग रहा था कि इसके पंजों में कोई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन इसकी हरकतें बता रही हैं कि यह ज़रूर मैन ईटर है, क्योंकि जिस तरह से
ये रास्ते के बीचों बीच चल रहा है और ये वही रास्ता है जहाँ से इंसान आते जाते हैं, तो पूरी संभावना है कि ये इंसानों की तलाश में ही गया है। अब एंडरसन आगे बढ़ते रहे और वो ये देखना चाहते थे कि ये वाकई गुंजूर ही गया है या फिर किसी जंगल में चला गया है। अब एंडरसन आगे बढ़ते जा रहे थे और एंडरसन कहते हैं कि ये पग मार्क्स थे एक बड़े मेल टाइगर के। लगभग 2 मील तक पीछा करने के बाद वो टाइगर एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा था और वहाँ जाकर ज़मीन हार्ड हो गई थी और इसके बाद एंडरसन को पग मार्क्स मिलने बंद हो गए थे। तो ये तब तक समझ नहीं पा रहे थे कि टाइगर गया किस तरफ है। अब एंडरसन सोच रहे थे कि टाइगर के पग मार्क्स मिलने बंद हो गए हैं, लेकिन एक संभावना ये भी है कि वो पहाड़ चढ़ के किसी दूसरे रास्ते से होकर गुंजूर की तरफ ही गया हो। अब एंडरसन ने 1 मील और गुंजूर वाले रास्ते पर आगे जाना सही समझा और जैसे ही ये लगभग 1 मील पहुंचने वाले थे, सड़क के यानी उस पगडंडी के किनारे से होते हुए टाइगर के पग मार्क्स फिर से इस रास्ते पर आ गए थे और टाइगर ने गुंजूर की ही दिशा फिर से पकड़ ली थी और एंडरसन समझ गए कि टाइगर को कोई शॉर्टकट मालूम है और वो गुंजूर की ही तरफ जा रहा था। अब एंडरसन क्योंकि पग मार्क्स देखते हुए जा रहे थे तो इनकी रफ्तार बहुत ही धीमी थी। अब ये सुबह के निकले हुए थे जब सूरज निकला था उसके फ़ौरन बाद ही और इन्हें 11 बज चुके थे गुंजूर फॉरेस्ट बंगलो पहुंचते पहुंचते। अब वो जो उस बंगलो का केयर टेकर था जिसकी बेटी को टाइगर ने अपना शिकार बना लिया था, इस आदमी का नाम था अनंता स्वामी। अब एंडरसन जब अनंता स्वामी से मिले, इन्होंने पूरा सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट यानी घटनाक्रम बताया कि रात में कैसे उन्होंने टाइगर की आवाज़ सुनी, उससे दिशा का अंदाज़ा लगाया और पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। और एंडरसन ने कहा कि हो ना हो टाइगर गुंजूर में ही आया है। अब अनंता स्वामी ने कहा कि साहब, मुझे तो टाइगर की कोई दहाड़ सुनाई नहीं दी, लेकिन हाँ, जंगल से सांबर डियर की बार बार अलार्म कॉल सुनाई दे रही थी, जैसे कि वो बहुत बेचैन हो। और इसके बाद और भी सारे कई हिरणों की आवाज़ें आ रही थी, वो भी लगातार। और सुबह के 4 बजे के बाद से सांबर डियर ने तो लगातार कॉल की है, जैसे कि वो करता है एक गाड़ी के हॉर्न की तरह। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि अगर कोई मैन ईटर बाई चॉइस ही मैन ईटर बनता है, यानी कि बिना किसी घायल होने के या बिना बूढ़ा हुए सिर्फ आसान शिकार की तलाश में, तो वो सिर्फ इंसानों पर ही निर्भर नहीं रहता, वो बीच बीच में जंगली जानवरों का भी शिकार करता है। लेकिन अगर इसके बाद भी वो मन बना ले कि आसान शिकार ही करना है, तो ही वो इंसान को मारता है। अब क्योंकि जिन इलाकों में मैन ईटर सिर्फ इंसानों को मारता है, उस इलाके में अचानक से ही बहुत सारे इंसानों की मौतें होनी शुरू हो जाती हैं। और जिन इलाकों में मैन ईटर जंगली जानवर का भी शिकार करता है, वहाँ वो इंसानों को काफ़ी दिन के बाद मारता है। यानी अगर वो एक शिकार करता है हिरण का, तो दूसरा करेगा इंसान का, फिर कुछ दिन बाद किसी और जानवर का, फिर एक इंसान का, और इसी तरह ये सिलसिला वो चला देता है। अब एंडरसन ये भी कहते हैं कि ऐसा भी देखा गया है कि कुछ टाइगर और लेपर्ड बाई चॉइस ही मैन ईटर बनते हैं, यानी बस आसान शिकार की तलाश में, क्योंकि इंसान को मारने में उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और जनरली आम तौर पर लोगों को ये पता होता है कि टाइगर मैन ईटर जब बनता है जब कि वो घायल हो, जैसे कि किसी ने उस पर गोली दागी हो या फिर किसी टाइगर के साथ वो लड़ाई में घायल हो गया हो, या फिर उसे लगे हों शाही यानी पर्क्यूपाइन के कांटे। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि बिना किसी चोट के भी टाइगर्स और लेपर्ड्स मैन ईटर बने हैं। और इस तरह के सही सलामत शेर जब मैन ईटर बन जाते हैं तो ये बेहद घातक होते हैं, क्योंकि इनमें किसी तरह की कोई कमी नहीं पाई जाती। अब एंडरसन ये भी कहते हैं कि जब भी कोई टाइगर मैन ईटर बनता है,
तो जैसा कि उसके मन में इंसानों के लिए डर होता है, वो उस वक्त भी होता है जब वो मैन ईटर बनता है। तभी वो किसी भीड़ पर हमला नहीं करता, सिर्फ अकेला इंसान देखकर ही हमला करता है। लेकिन उसे जानवरों का कोई डर नहीं होता, इसीलिए वो हिरणों के झुंड पर भी हमला कर देता है। जानवरों की भीड़ से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसानों की भीड़ से उसे डर लगता है। अब एंडरसन कहते हैं कि मेरा ये सब कुछ बताने का मतलब इतना ही था कि मैं आपको बता सकूं कि टाइगर आया था गुंजूर की तरफ इसीलिए क्योंकि यहाँ उसने सिर्फ एक शिकार किया था और वो भी काफ़ी पहले, और जोलडालू में उसने 2 शिकार किए थे, तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गए थे। और टाइगर को भी इस बात का पता था कि अब उसे जोलडालू में भोजन मिलने की संभावना बहुत ही कम है, इसीलिए वो चला आया था गुंजूर एक नए शिकार की तलाश में। अब ये जो गुंजूर इलाका था, यहाँ सांबर भी बहुत थे और स्पॉटेड डियर भी बहुत सारे थे। अब टाइगर के पास यहाँ पर ऑप्शंस की कमी नहीं थी। अगर मार पाया तो डियर ही मार लेगा और नहीं मार पाया तो आदमी ही मार लेगा। यानी टाइगर ये सोचकर आया था कि गुंजूर में चित भी उसकी होगी और पट भी उसका, और अंठा तो उसी का है। अब क्योंकि गुंजूर में काफ़ी सारे आदमी यानी इंसान रहते हैं, ऐसा टाइगर को लगता था, क्योंकि यहाँ पर उसने एक शिकार किया था, अपना सबसे पहला शिकार यानी उस लड़की का। लेकिन हकीकत में ये जो फॉरेस्ट एरिया वाला बंगला था गुंजूर का, इसमें सिर्फ 2 ही लोग रहते थे। एक वो केयर टेकर अनंता स्वामी और एक उसकी बच्ची जिसे टाइगर अपना निवाला बना चुका था। तो टाइगर को लग रहा था कि यहाँ और भी इंसान होंगे, लेकिन इंसानों के नाम पर अब यहाँ सिर्फ था अनंता स्वामी, और अब उसकी ही जान खतरे में थी। लेकिन वो इस बात से अलर्ट हो चुका था, तो वो बहुत सावधानी बरतता था। अब एंडरसन का अंदाज़ा ये था कि कुछ दिन वो गुंजूर में ढूंढेगा अपना इंसानी शिकार, और जब उसे कोई नहीं मिलेगा तो वो यहाँ पर डियर मारेगा, सांबर मारेगा और कुछ दिन बाद वापस चला जाएगा जोलडालू की तरफ। और या फिर इसके बाद वो अगर इंसान खाने का इच्छुक रहा तो वो अगला ट्राई मारेगा भद्रावती के पास या फिर चीतल दुर्ग के पास, या फिर इन दोनों के बीच के रास्ते में। अब एंडरसन को लग रहा था कि टाइगर यहाँ पर गुंजूर में ही किसी न किसी हिरण का शिकार ज़रूर करेगा, और वो कम से कम 3-4 दिन तो यहाँ पर रहेगा ही। और जब भी वो किसी जंगली जानवर हिरण या सांबर का शिकार करेगा, एंडरसन उसे ढूंढ लेंगे और वहीं कहीं कोई मचान बनाकर उस पर बैठकर उसे गोली मार देंगे। और इस इलाके में टाइगर के लिए भोजन की कोई कमी नहीं थी, अगर वो जंगली जानवरों को मारना चाहे तो। अब एंडरसन कहते हैं कि जब मैं वहाँ से निकला था यानी जोलडालू फॉरेस्ट बंगलो से और यहाँ गुंजूर आया था, तो मैं सिर्फ अपने साथ लाया था अपनी एक राइफ़ल। मैं टॉर्च भी नहीं लाया था, ना ही कोई गर्म कपड़े और ना ही खाने का कुछ सामान। और अगर मैं पैदल जाता 10 मील दूर स्थित जोलडालू फॉरेस्ट बंगलो अपना सामान लेने, तो जाते ही जाते मुझे रात हो जाती और मुझे रात में पैदल आना पड़ता, जो कि मैं करना नहीं चाहता था। अब इसी बीच अनंता स्वामी ने इन्हें ऑफ़र दिया कि आप यहीं रुक जाइए और इस फॉरेस्ट बंगलो में मैं आपकी रुकने की व्यवस्था कर देता हूँ, और खाना भी मैं ही आपको खिलवा दूँगा, और आप मेरी टॉर्च ले लीजिए। अब एंडरसन कहते हैं कि अनंता स्वामी के पास एक छोटी टॉर्च थी जिसमें मात्र 2 ही सेल थे, और ये ज़्यादा देर चलने वाली नहीं थी। और खाने के नाम पर उसके पास था थोड़ा सा रागी का आटा, जो कि होता तो काफ़ी पौष्टिक है, लेकिन एंडरसन से वो गटका नहीं जाता। अब अनंता स्वामी ने रागी की कुछ बॉल्स बनाई, उसके बीच में कुछ मसाले भर के। अब एंडरसन अगर बेट बांधना चाहते थे तो वहाँ बेट के लिए कोई जानवर भी मौजूद नहीं था, क्योंकि अनंता स्वामी के पास कोई भैंस वगैरह नहीं थी। उसके पास था तो सिर्फ एक कुत्ता,
और आदमखोर टाइगर को बेट के रूप में भेंट चढ़ाने के लिए एक कुत्ता एक बहुत ही गलत ऑप्शन था। और एंडरसन ये भी कहते हैं कि मैं डॉग लवर हूँ, तो मेरा दिल गवारा नहीं करता कि कुत्ते को बेट के रूप में बांधा जाए, क्योंकि वो काफ़ी समझदार होता है। अब एंडरसन अब तक इसी दुविधा में थे, ये सोच रहे थे कि क्या ये टाइगर सच में मैन ईटर है या फिर ये कोई दूसरा नॉर्मल टाइगर है। अब एंडरसन ने फैसला किया गुंजूर बंगलों में रुकने का, और जैसे ही एंडरसन ने ये कहा कि मैं 2-3 दिन यहीं रुकूंगा, अनंता स्वामी के चेहरे पर चमक आ गई। और ये सुनकर अनंता स्वामी बोला कि साहब, इस इलाके में कोई दूसरा टाइगर है ही नहीं, यही एक टाइगर है और यही है मैन ईटर। और रहा सवाल बेट का यानी चारे का, तो मैं खुद बेट बनकर बैठूंगा और आप घात लगाकर बैठना, और जैसे ही वो टाइगर आएगा मुझ पर हमला करने, आप उसे गोली मार देना। और अनंता स्वामी कहने लगा कि उसके मन में टाइगर के लिए कोई डर नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। डर तो उसके मन में है, लेकिन मैं अपनी फूल सी बेटी का बदला लेना चाहता हूँ, क्योंकि उसको जन्म देने के बाद ही उसकी माँ मर गई थी और उसका एक भाई भी था, यानी उसका एक बेटा, जो कि चिकन पॉक्स होने से मर चुका था। और अब इस दुनिया में अनंता स्वामी के लिए उसका कोई रिश्तेदार या उसकी कोई औलाद बची ही नहीं थी। वो अपने परिवार का इकलौता सदस्य था जो बचा था, और उसे अब जीने की कोई चाह नहीं बची थी। मेरी बच्ची ही मेरी ज़िंदगी थी, मेरा सब कुछ था, और मैं उसकी मौत का बदला लेना चाहता हूँ उस टाइगर से, और फिर चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। अब एंडरसन कहते हैं कि जब मैं मैन ईटर को मारने आया तो मैं पक्का इरादा करके आया था, और जिस तरह से अनंता स्वामी सेंटिमेंटल हो रहा है, तो मैन ईटर को मारने के दौरान सेंटिमेंट्स की कोई जगह नहीं होती, और प्रैक्टिकली भी ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इनके पास थी अनंता स्वामी की 2 सेल वाली टॉर्च, और राइफल पर टॉर्च लगाने के लिए एंडरसन ने क्लैंप भी नहीं लाए थे। अगर टॉर्च लगाने में 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो टाइगर के मामले में, और जब कि वो आदमखोर हो, 1 सेकंड का भी डिले जानलेवा हो सकता था अनंता स्वामी के लिए। अब एंडरसन कहते हैं कि 1 सेकंड में पता भी नहीं चलेगा वो टाइगर अनंता स्वामी को कब अपने मुंह में दबा कर ले जाएगा, और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अब जैसे ही एंडरसन ने इस बात के लिए अनंता स्वामी को मना किया, यानी कि इन्होंने ना कहा, उसका चेहरा उतर गया। लेकिन अनंता स्वामी को ये कहते हैं कि मैं तुम्हें उदास नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। एज अ बेट तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे अपने पीछे तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है कि जो टॉर्च जला सके और मैं टाइगर को मार सकूं। अब अनंता स्वामी ये सुनने के बाद भी तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि हुजूर टॉर्च पकड़ेंगे और मैं आगे बेट की तरह बैठूंगा। वो मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था, वो अड़ गया था कि वही चारा बनेगा। लेकिन अब एंडरसन ने थोड़ा फोर्सफुली कहा कि जब मैं नहीं कह रहा हूँ, इसका मतलब नहीं होता है। अब एंडरसन कहते हैं कि कुछ देर तक हम लोग खामोश बैठे रहे। इसके बाद एंडरसन को एक आइडिया आया। इन्होंने सोचा कि टाइगर ने जिस जगह से अनंता स्वामी की बेटी को मारा था, उस जगह पर एक छोटा सा झरना है जहाँ से ये लोग पानी भरा करते थे, और क्योंकि टाइगर ने यहाँ पर एक शिकार कर चुका है तो उसे ये जगह याद होगी, और अनंता स्वामी भी ज़रूरत के लिए पानी भरने इसी झरने के पास जाया करते थे। और इस झरने के बगल में थी एक पहाड़ी, छोटी सी पहाड़ी थी, और इस पर बैठकर इस झरने को देखा जा सकता था कि यहाँ कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। तो अगर ये बेट बांधेंगे तो उसी झरने के पास बांधना सक्सेसफुल प्लान होगा। अब एंडरसन कहते हैं क्योंकि ये टॉर्च सिर्फ 2 सेल वाली थी, रोशनी काफ़ी कम थी और बैटरी बैकअप भी बहुत ही कम था, तो इस स्थिति में किसी की जान भी दांव पर लगाना
मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन अगर ह्यूमन के जैसी यानी इंसान की जैसी एक डमी बनाई जाए जिसे टाइगर देखकर ऐसा समझे कि ये पानी भरने यहाँ आई है और बहुत पास छिपकर बैठा जाए, तो 2 सेल वाली टॉर्च की रोशनी में भी टाइगर को देखा जा सकता है और उस पर निशाना लिया जा सकता है। अब ये बात सुनकर अनंता स्वामी भी खुश हो गया और खुशी से बोल पड़ा कि साहब चलिए चलकर वो जगह ढूंढते हैं जहाँ बैठा जा सके, उसी झरने के पास। और एंडरसन कहते हैं कि अब उसके चेहरे में उत्सुकता और खुशी दोनों ही दिखाई दे रही थी। अब एंडरसन कहते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने अनंता स्वामी को ना कही थी बेट बनकर बैठने के लिए, और अब जब ये फिर से इतना खुश है तो मुझे नहीं लगता कि ये फिर से मेरी कोई ना सुन पाएगा। अब ये दोनों चले गए उसी झरने के पास। ये पानी जो निकल रहा था ये एक चट्टान से निकल रहा था और गिरकर नीचे 3 फीट गहरे गड्ढे में भर रहा था। और ये गड्ढा जो था इसकी गहराई 3 फीट थी और चौड़ाई रही होगी लगभग 10 फीट के करीब। लेकिन ये पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं निकलता था, तो ये पानी उस गड्ढे में भर के थोड़ा आगे की तरफ निकल जाता था और फिर सूखने लगता था। ये किसी स्ट्रीम का रूप नहीं ले पाता था। अब ये पानी निकल निकल के ज़मीन में जाता था और ज़मीन इसे सोख लेती थी और यहाँ की ज़मीन काफ़ी नम हो गई थी और मिट्टी भी गीली रहती थी। अब क्योंकि ज़मीन काफ़ी गीली थी तो यहाँ बहुत सारी घास थी और आगे चलकर जंगल दिखता था। अनंता स्वामी ने अपनी बेटी के साथ मिलकर झरने के पास की बहुत सारी घास को साफ कर दिया था। अब ये लोग दिमाग लगाने लगे कि छिपकर कहाँ बैठा जाए। सबसे पास वाला जो पेड़ था जिस पर मचान बनाया जा सकता था उसकी दूरी थी इस झरने से 100 मीटर की, जो कि बहुत ज़्यादा थी। अब एंडरसन को ये डमी बनाने वाला प्लान फ्लॉप होता दिख रहा था। इन्होंने अनंता स्वामी से भी पूछा कि तुम्हें कोई आइडिया सूझ रहा है क्या, तो उसने भी कहा मुझे भी कुछ नहीं सूझ रहा। अब ये तय हुआ कि ज़मीन पर ही बैठना पड़ेगा और ख़ुद को छिपाना पड़ेगा कुछ व्यवस्था करके। अब ये दोनों थोड़ी दूर तक चल कर गए जिस तरफ वो घास लगी हुई थी। इसके बाद थोड़ी बहुत झाड़ियाँ भी लगी थी, तो इन्होंने डिसाइड किया कि इसी के आसपास बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये जगह थी उस झरने से 25 गज की दूरी पर। अब एंडरसन ने फैसला किया इन्हीं झाड़ियों के पास बैठने के लिए, लेकिन अभी प्लान में कुछ कमी थी। अब एंडरसन ने अनंता स्वामी से पूछा कि एक लोहे की चारपाई है फॉरेस्ट बंगलो में, क्या वो अभी भी है? तो अनंता स्वामी बोला कि शायद वो है। और अनंता स्वामी सोच रहा था कि एंडरसन काफ़ी थक गए हैं, तो उस चारपाई पर वो आराम करने का सोच रहे हैं। अब एंडरसन बोले कि एक पर तो मैं सोया था, एक एक्स्ट्रा थी जो तुम बोल रहे हो कि है, क्या एक और कोई तीसरी चारपाई है? अब जैसे ही ये सवाल एंडरसन ने पूछा, अनंता स्वामी सोच में पड़ गया कि साहब चाहते क्या हैं और 3-3 चारपाई का ये करेंगे क्या। अब जैसे ही अनंता स्वामी ने तीसरी चारपाई का सुना, उसने कोई जवाब नहीं दिया। एंडरसन ने फिर से पूछा कि क्या कोई तीसरी चारपाई भी है? तो अनंता स्वामी बोला कि नहीं है, सिर्फ 2 ही चारपाई है। तो एंडरसन ने अनंता स्वामी से कहा कि जल्दी से चलो बंगलो, हम वहाँ देखते हैं कि क्या कोई और भी फर्नीचर मौजूद है। अब अनंता स्वामी ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा कि शायद एंडरसन साहब पगला गए हैं। लेकिन एंडरसन को पता था कि उनका प्लान क्या है और उन्हें ये भी पता था कि अनंता स्वामी क्या सोच रहा है, और वो हंस रहे थे। अब थोड़ा आगे चलने पर एंडरसन बोल पड़े कि अनंता स्वामी, मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मैं पूरे होशो हवास में हूँ। मैं बस सोच रहा हूँ एक पिंजरा नुमा केज बनाने की, जिसे हम उस झाड़ियों के पास बना सकें और एक तरफ से वो झाड़ियाँ हों और हम उसके बीच में सुरक्षित बैठ सकें। एंडरसन ने कहा कि हम चारपाई के पैरों को खोलेंगे,
इसके बाद उसके फ्लैट एरियो को आपस में जोड़ देंगे और एक तरफ रहेगी वो झाड़ी, दो तरफ रहेंगी ये चारपाइयाँ, और तुम उन झाड़ियों में से कुछ झाड़ियाँ काट कर इनके बीच बीच में लगा देना और हम एक तरफ का मुंह खुला रखेंगे जिस तरफ हमें निशाना लेना होगा। लेकिन हमें एक फर्नीचर की और ज़रूरत पड़ेगी, और क्योंकि हमारी टॉर्च भी बहुत कमज़ोर है, हम देख भी नहीं पाएंगे रात के अंधेरे में, इसीलिए हमें कम से कम 3 दिशाओं से सुरक्षित होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लगाकर। अब एंडरसन और अनंता स्वामी जाने लगे फॉरेस्ट बंगलो की तरफ। बीच में ही अचानक अनंता स्वामी रुक गया, कुछ सोचा, उसके बाद अपनी थाई पर हाथ मारकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। एंडरसन ने पूछा कि क्या हुआ है, तो अनंता स्वामी बोला, हे भगवान, हम लोग चारपाई अपने दोनों तरफ रखकर उसके बीच में कुछ झाड़ियाँ लगाकर टाइगर से मुकाबला करने चले हैं, और वो भी आदमखोर टाइगर। और ये किस्सा मैं अपने बच्चों को बताऊंगा और वो फिर उनके बच्चों को बताएंगे। और इसके अचानक बाद ही अनंता स्वामी चुप हो गया और उदास हो गया, क्योंकि उसे याद आ गया कि उसका तो कोई बच्चा बचा ही नहीं है, और जो इकलौती लड़की बची थी उसे तो ये टाइगर ही खा चुका था। अब ये लोग बंगलो पहुँचे। इन्होंने दरवाजे खोले और देखा कि 2 रूमों में 2 बेड रखे हुए हैं, 2 ड्रेसिंग टेबल्स भी हैं जिनमें से एक की कांच टूटी हुई है, एक है डाइनिंग टेबल और एक है अलमारी। अलमारी ही थी जो सबसे बड़ी थी, जिसे ये दोनों उठाकर ले जा भी नहीं सकते थे क्योंकि वो बहुत ही भारी थी। अब डाइनिंग टेबल को ये यूज़ नहीं कर सकते थे, इसके अलावा बची थी तो सिर्फ एक चेयर। अब एंडरसन ने फैसला किया कि अब उस चेयर को ही यूज़ करेंगे। अब एंडरसन ने देखी अपनी घड़ी, तो हो रहे थे 12:25। अब इन्होंने कहा, अनंता स्वामी जल्दी जल्दी वो रागी की बॉल्स बना दो और हम खाते हैं और चलते हैं क्योंकि काम बहुत है। अब उस आदमी ने यानी अनंता स्वामी ने रागी की बॉल्स बना दी। अब एंडरसन कहते हैं कि मैंने गरम गरम बॉल खाई लेकिन मैं आधी ही खा पाया, वो एकदम टेस्टलेस थी। जैसे तैसे मैंने पानी के साथ उसे गटका और अनंता स्वामी ने 2 बॉल्स खाईं। अब अनंता स्वामी ने एक छोटी देगची यानी गंज में पानी भर के रख दिया और ये दोनों निकल पड़े उस जगह के लिए। अब ये पानी इसीलिए भर के रखा गया था कि ये दोनों जब लौटते तो इससे चाय बनने वाली थी। अब ये दोनों गए, इन्होंने 200 गज दूर जाकर झाड़ियाँ काटी। काफ़ी सारी झाड़ियाँ थीं, इसमें लेंटाना की भी झाड़ियाँ थीं और कुछ कटीली झाड़ियाँ भी। अब एंडरसन कहते हैं कि हम लोग खुद थोड़े बहुत घायल हो गए और हमें स्क्रैचेस लग गए उन झाड़ियों के कांटों से, और हमने ये कटी हुई झाड़ियाँ उठाकर ले गए उस जगह तक। हम घसीट कर ये झाड़ियाँ नहीं ले जाना चाहते थे, क्योंकि अगर हम घसीट कर ले जाते तो इससे आवाज़ भी होती और इससे ड्रैग मार्क्स भी बनते, जिससे मैन ईटर अलर्ट हो सकता था, क्योंकि मैन ईटर बहुत ही चालाक होता है। अब ये झाड़ियाँ इन लोगों ने ले जाकर उस जगह के पास रख दी और ये वापस आए फॉरेस्ट बंगलो, और एक एक करके वो पलंग यानी चारपाई उठाकर ले जाने लगे। अब इन लोगों ने एक एक करके दोनों चारपाइयाँ उस जगह पर लगा दी, कुछ इस तरह से कि उनके जो पैर थे वो बाहर की तरफ निकले हुए थे और अंदर की तरफ उनका सपाट वाला हिस्सा था जिस तरफ इन लोगों को छिपना था। इसके बाद फिर ये आए फॉरेस्ट बंगलो और फिर एक आर्म चेयर उठाकर ले गए और इसे भी उसी तरह से प्लेस किया कि इसके भी पैर बाहर की तरफ निकाल कर रख दिए। अब इन्होंने जो ये छिपने का हाइड बनाया हुआ था, ये 2 दिशाओं से इन्होंने खुला रखा था। एक साइड थी फॉरेस्ट बंगलो की डायरेक्शन, जहाँ से टाइगर के आने के चांसेस बहुत ही कम थे, और दूसरी डायरेक्शन वो थी जहाँ पर वो स्ट्रीम यानी वो झरना था, जहाँ टाइगर के आने की उम्मीद सबसे ज़्यादा थी। अब इन लोगों ने बड़ी ही मेहनत और मशक्क़त से कटीली झाड़ियाँ इन चारपाइयों के बीच में बुननी शुरू की, जिससे कि ये हाइड बाहर से देखे जाने पर दिख ना सके। लेकिन जब इन्होंने बाहर निकलकर देखा तो अभी भी वो हाइड दिख रहा था और अलग से ही समझ में आ रहा था कि यहाँ
कुछ तो गड़बड़ है। अब इन लोगों ने दूसरा राउंड लगाया, फिर से झाड़ियाँ काट कर लाए, फिर इसी तरह उन झाड़ियों को इन चारपाई के बीच में बुना, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं हुआ। ऐसे 2-3 राउंड और इन्हें लगाने पड़े। ये बार बार जाते थे, झाड़ियाँ काट के लाते थे, खुद भी घायल होते थे उन झाड़ियों के कांटों से, और इसके बाद उन कटीली झाड़ियों को बुनना भी एक बहुत ही चैलेंजिंग काम था। अब जैसे तैसे करके इन लोगों ने वो हाइड तैयार किया। इनके हिसाब से लगभग वो तैयार था और अब बज गए थे शाम के 4। अब एंडरसन कहते हैं कि ये जो हाइड हम लोगों ने तैयार किया था, ये बाहर से देखने पर एक बहुत बड़ी झाड़ी के जैसा लगता था। ऐसी कोई गुंजाइश हम लोगों ने नहीं छोड़ी थी कि टाइगर को या फिर किसी इंसान को भी ज़रा सा भी शक हो पाए कि यहाँ कुछ और है झाड़ियों के अलावा। लेकिन एंडरसन को मन ही मन थोड़ा सा अभी भी ये डाउट था कि कहीं टाइगर को शक ना हो जाए, और एंडरसन अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं नज़र आ रहे थे। अब इन लोगों ने डमी भी बना ली थी। अब बस सब कुछ इस पर निर्भर करता था कि टाइगर आता किस तरफ से है। अब एंडरसन कहते हैं कि डमी भी हम लोगों ने तैयार कर दी थी, और ये डमी बनाने में हमने इस्तेमाल किए थे कुछ कपड़े, कुछ तकिए और किचन में खाना बनाने वाला बर्तन भी। इसमें कुछ तेल की गंध भी लगाई गई थी ताकि ये इंसान के जैसी गंध दे। अब सब कुछ तो लगभग ठीक था, लेकिन डमी के पैर बनाने के लिए इन लोगों के पास कोई डंडे या बांस नहीं थे, तो इन्होंने उस डमी को इस तरह से प्लेस कर दिया जैसे कि कोई व्यक्ति बैठा हो। और एंडरसन कहते हैं कि टाइगर ये समझ जाएगा कि आदमी बैठा हुआ है, और इनके हिसाब से उसे शक तो नहीं होना चाहिए। अब इस बनी हुई डमी को बैठाने में बहुत ही मुश्किल हुई, लेकिन आखिरकार वो बैठ गई, और उसे बैठाते बैठाते बज गए थे शाम के 5। अब एंडरसन कहते हैं कि हम लोगों के पास खाने का टाइम बचा नहीं था, और वो रागी की बॉल्स एंडरसन खाना नहीं चाहते थे। चाय को इन लोगों ने गर्म किया था, लेकिन ये पीना भूल गए थे, तो वो ठंडी हो चुकी थी, और अगर चाय नहीं मिल पाती तो बहुत ही बुरा होता। अब एंडरसन ने अनंता स्वामी से कहा कि जल्दी से वो जाकर एक बर्तन लेकर आए ताकि उसे डमी के पास रख दिया जाए, और इसके बाद इनकी प्रोसीजर पूरी हो गई। अब वो बर्तन रखने के बाद टाइगर जब इसे देखेगा तो ऐसा लगेगा कि कोई व्यक्ति पानी भर रहा है। और टॉर्च लाना तो भूलना बिल्कुल मत, क्योंकि अंधेरे में हमारी साथी सिर्फ वही टॉर्च होगी। अब एंडरसन कहते हैं कि मैन ईटर आएगा और उस डमी को इंसान समझेगा, लेकिन एंडरसन की नज़र में ये डमी अभी भी इंसान जैसी तो कतई नहीं दिख रही थी। अब वो केयर टेकर अनंता स्वामी आ गया टॉर्च लेकर। इन्होंने वो बर्तन भी रख दिया उस डमी के पास। अब एंडरसन ने अनंता स्वामी को बैठाया अपनी राइट साइड पर और खुद बैठ गए आर्म चेयर के पीछे, और अब ये लोग पोजीशन लेकर बैठ चुके थे और इंतज़ार था तो सिर्फ मैन ईटर का। अब एंडरसन कहते हैं कि हमें पोजीशन लेते लेते 5:30 बज चुका था, और मेरे प्लान के मुताबिक हमें पोजीशन ले लेनी चाहिए थी 4:30 बजे तक। हम 1 घंटा लेट थे अपने निर्धारित समय से। और अब इसके बाद एंडरसन ने फुसफुसाकर कुछ गाइडलाइंस यानी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए अनंता स्वामी को कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब एंडरसन ने अनंता स्वामी से कहा कि सबसे पहली बात तो तुम्हें हिलना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ज़रा सी भी हरकत तुम्हें नहीं करनी है। अगर तुम्हें मच्छर भी काटे तो भी नहीं हिलना है। हल्के से इशारे से उड़ा सको तो उड़ा देना उस मच्छर को, लेकिन हिलना बिल्कुल मत। और मच्छर को मारने की तो कतई कोशिश मत करना, क्योंकि इससे आवाज़ होगी और मैन ईटर अलर्ट हो जाएगा। इसके अलावा जैसे ही गुर्राहट की आवाज़ तुम्हें सुनाई दे, तुम्हें उस डायरेक्शन में टॉर्च जलानी है, और अगर तुम मैन ईटर को देख लो तो हल्का सा कोहनी का इशारा करके यानी कोहनी मुझ पर टच करके मुझे बताना है। अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलना है, और एक गलती तो बिल्कुल मत करना, टॉर्च को हाथ से गिराने की गलती, क्योंकि अगर तुमने टॉर्च गिरा दी तो हम दोनों स्वर्ग सिधार जाएंगे, क्योंकि अंधेरे में
मैं तो नहीं देख सकता, लेकिन टाइगर बहुत ही अच्छे से देख सकता है हम दोनों को। अब अनंता स्वामी ने कहा कि हुजूर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं ज़रा सी भी हरकत नहीं करूँगा और जो जो आपने बताया है उस सब को फॉलो करूँगा। राजम्मा की कसम। और राजम्मा नाम था उसकी बेटी का, जिसे टाइगर उठा ले गया था। और इतनी बातचीत के बाद हम दोनों में से कोई भी नहीं बोला और हम दोनों चुपचाप होकर बैठ गए। अब एंडरसन कहते हैं कि जंगल में शाम होते ही पक्षियों की आवाज़ आनी शुरू हो गई। एक के बाद एक तरह तरह के पक्षियों की आवाज़ें आ रही थी। अब धीरे धीरे अंधेरा होना शुरू हो गया। अभी पूरा अंधेरा नहीं हुआ था। चिड़ियों की चहचहाहट धीरे धीरे बंद हो रही थी, कम होते होते। लाइट बहुत डिम थी और बस इसके बाद हो गया घुप अंधेरा। अब एंडरसन कहते हैं कि दिन वाले पक्षियों का बोलना बंद हो चुका था और अब शुरू हो गया था रात के पक्षियों का बोलना, यानी नाइट जार्स का। एंडरसन को नाइट जार की आवाज़ आ रही थी, जो कि वो करता है चक चक। इसके बाद इनके पैरों के पास से झींगुरों की आवाज़ें आना भी शुरू हो गई। आसमान में बादल नहीं थे, आसमान एकदम साफ था और तारों की रोशनी बिखरी हुई थी, यानी एकदम परफेक्ट कंडीशन थी रात में किसी हंट के लिए बैठने के हिसाब से। अब बड़े ही तंदुरुस्त किस्म के मच्छरों ने इन दोनों पर हमला कर दिया और इन्हें लगातार काटने लगे और इनका खून चूसना शुरू कर दिया। ये दोनों बिल्कुल डिसाइड किए हुए तरीके के मुताबिक ही मच्छरों को उड़ा रहे थे अपने ऊपर से। मच्छर इनके निचले भागों को काट नहीं पा रहे थे क्योंकि इनने फुल पैंट पहनी हुई थी, लेकिन इन दोनों ने ऊपर हाफ शर्ट्स पहनी हुई थी, जिसके कारण इनके हाथों में और चेहरों में ज़बरदस्त तरीके से मच्छरों का आक्रमण हो रहा था। और अनंता स्वामी भी इनके बताए हुए तरीके के मुताबिक ही मच्छरों को उड़ा रहा था। अब एंडरसन सोच रहे थे कि बस ईश्वर ना करे कि इनमें कोई मलेरिया का मच्छर हो और वो हमें काट ले, लेकिन फिर इन्हें दिमाग में ख्याल आया कि मलेरिया का मच्छर जब काटता है तो दर्द नहीं होता, तो उम्मीद है कि उनमें से मलेरिया का कोई मच्छर ना हो। लेकिन फिर इन्हें दूसरा ख्याल आया कि जब उसके काटने से दर्द होता ही नहीं है तो शायद वो हमें काट भी चुका होगा और हमें पता भी नहीं चला होगा। अब एंडरसन कहते हैं कि अचानक ही सन्नाटा छा गया और बहुत देर तक कोई आवाज़ नहीं आ रही थी जंगल से। और इसके बहुत देर बाद कहीं दूर से एक आवाज़ आनी शुरू हुई। वो थी एक जैकल की आवाज़। और एंडरसन कहते हैं कि कभी कभी जो अकेला जैकल होता है ये टाइगर को बुलाने का काम करता है। वो बताता है कि शिकार इस तरफ है, टाइगर शिकार मारता है और उसके बाद बची कुची हड्डियां जो मिलती हैं वो जैकल खाता है। लेकिन ये सिर्फ अकेले जैकल के केस में होता है। अब वो जैकल बार बार बोल रहा था और इस जैकल की आवाज़ होती जा रही थी धीरे धीरे तेज़, यानी वो करीब आ रहा था। और हो ना हो उसी के आसपास होगा टाइगर भी। अब इसी बीच इन्हें महसूस हुआ कि अनंता स्वामी कांप रहा है। उसका कांपता हुआ पैर इन्हें महसूस हुआ वाइब्रेशन के रूप में। अब अनंता स्वामी अपने हाथ से एंडरसन की थाई पर दबाव बना रहा था। इसका मतलब ये था कि वो कुछ कहना चाह रहा है। अब एंडरसन ने उसे कुछ मुंह से कहने के लिए मना किया था। तो एंडरसन सोच रहे थे कि शायद ये मुझे बताना चाह रहा है उस जैकल की आवाज़ के बारे में ही, और शायद ये जानता नहीं है कि मुझे भी पता है कि जैकल के साथ टाइगर भी आ जाता है। अब ये जो जैकल की आवाज़ आ रही थी ये कोई नॉर्मल आवाज़ नहीं थी। उसकी साउंड एक अजीब सी थी, जैसे मानो उसके साथ कोई हो या उसके आसपास कोई हो। अब ये हो सकता था टाइगर भी और हो सकता था कोई और जैकल भी। अब एंडरसन कहते हैं कि ये जैकल की आवाज़ सुनकर जो अनंता स्वामी काँप रहा था ये समझ गए ये बेहद ही डर गया है। तो इन्होंने अपना हाथ उसके हाथ पर रख कर कहा इशारे से कि सब ठीक है और मैं यहाँ हूँ। और एंडरसन किसी हालत में ये नहीं चाहते थे कि घबरा के अनंता स्वामी कोई गलती कर दे। अब एंडरसन कहते हैं कि उस जैकल की आवाज़ एकदम ही पास आ चुकी थी और इसके बाद जिस तरफ इन्होंने
वो चेयर रखी हुई थी उसके पीछे से कुछ आवाज़ें आनी शुरू हो गई और ये वो डायरेक्शन थी जहाँ से इन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि टाइगर आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आवाज़ इसी तरफ से आ रही थी। अब ये जो आवाज़ थी ये आ रही थी पास, वो भी लगातार, और ये जो आवाज़ थी ये थी सूखे पत्ते चरमराने की। अब जिस तरफ से इन्होंने एज्यूम किया था कि टाइगर आएगा उस तरफ थी घास, और टाइगर अगर उधर से आता तो आवाज़ नहीं होती। अब एंडरसन कहते हैं कि ये आवाज़ बहुत देर तक हुई, पास आती गई और इसके बाद रुक गई। तो एंडरसन को लगा कि ये उस लोनली जैकल की आवाज़ है जो वो चलते वक्त कर रहा है, अपने पैरों को पत्तों पर रखते हुए। अब एंडरसन यहाँ पर कहते हैं कि मैं इस बार 100% श्योर था कि इस बार इस लोनली जैकल के साथ टाइगर भी मौजूद है, और पता नहीं क्यों ये फीलिंग मुझे आ रही थी, लेकिन मैं पूरी तरह से श्योर था। और मैं इतना श्योर था कि जितना मैं हूँ इस बारे में कि मेरा नाम है केनेथ एंडरसन। अब एंडरसन कहते हैं कि ये भी पॉसिबिलिटी थी कि इस तरफ से जैकल आ रहा हो और टाइगर आ रहा हो हमारे पीछे की डायरेक्शन से। और ये सोचते ही केनेथ एंडरसन को भी कपकपी छूटने लगी, और उन्होंने जो अपना हाथ रखा हुआ था अनंता स्वामी के ऊपर उसे दिलासा देने के लिए, अब इन्होंने वो हाथ हटा लिया, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि अनंता स्वामी को इनका कपकपा हाथ देखकर उसकी भी हिम्मत टूट जाए। अब एंडरसन कहते हैं कि हमने अपनी आंखें गड़ा ली अंधेरे में, हमारी आंखें जल रही थी और हमारे कान चौकन्ने थे कुछ सुनने के लिए, और अब सारी आवाज़ें आनी बंद हो गई थी, एकदम सन्नाटा था। और इतने में ही इन लोगों के पीछे से आई जैकल की आवाज़, और फौरन इसके बाद आई टाइगर के गुर्राने की आवाज़। एंडरसन कहते हैं कि वो जैकल जो था उसने हमें नहीं देखा था, और ना ही भनक लगी थी कि हम यहाँ बैठे हैं। उस जैकल ने उस टाइगर को गाइड किया था उस डमी की तरफ जो हमने बनाई थी, और टाइगर उछला था डमी पर, और इसके बाद ही वो गुर्राया था। अब एंडरसन कहते हैं कि जैसा कि पहले डिसाइड हुआ था कि जैसे ही टाइगर के गुर्राने की आवाज़ आएगी अनंता स्वामी टॉर्च जलाएंगे, लेकिन अनंता स्वामी को मानो लकवा ही मार गया था टाइगर की दहाड़ सुन के, और अनंता स्वामी ने टॉर्च ही नहीं जलाई। और इसके बाद आई एक और आवाज़ जो अनंता स्वामी के कुत्ते की थी। अब ये जो अनंता स्वामी का कुत्ता था ये जैकल और टाइगर की आवाज़ सुनकर अपने मालिक को ढूंढते हुए यहाँ पर आ गया था, लेकिन कुत्ता लगातार भौंक रहा था और टाइगर उस डमी को चीर फाड़ रहा था इंसान समझकर। और कुत्ते के आने के बावजूद भी टाइगर अब तक वहाँ से भागा नहीं था, क्योंकि वो था टाइगर। अब क्योंकि देर होती जा रही थी तो एंडरसन बार बार हाथ मार रहे थे अनंता स्वामी को, और इसके बाद ये धीरे से फुसफुसाकर बोले कि टॉर्च जलाओ। इसके बाद अनंता स्वामी ने जला दी टॉर्च। दोस्तों, पार्ट 1 में इतना ही, बाकी की कहानी सुनेंगे अगले पार्ट में। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, चलते हैं। जय हिंद।